दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन में अपन ने पिछले वीडियो में लास्ट में अपन स्कैटरिंग पढ़ रहे थे और स्कैटरिंग लेंथ के बारे में अपन लोग डिस्कस कर रहे थे। आज अपन उसको आगे करते हैं। स्कैटरिंग लेंथ को अपन कैसे डिफाइन करें, तो देखिए स्कैटरिंग लेंथ, स्कैटरिंग लेंथ की अपन बात करें तो इट इज डिफाइंड एज कैसे a इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0 e टू दी पावर आइटा डेल्टा 0। डेल्टा 0 का मतलब फेज शिफ्ट है एस वेव के लिए, यानी l बराबर 0 स्कैटरिंग के लिए, और साइन डेल्टा 0 अपॉन k। ठीक है, और यहां क्वांटम मैकेनिक्स में अपन पढ़ चुके हैं द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन in terms of scattering length, is सिग्मा 0 इक्वल्स टू 4 पाई ए स्क्वायर होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके लिए अपन डायग्राम बनाए स्कैटरिंग लेंथ के लिए। तो स्कैटरिंग लेंथ दो प्रकार की, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, ये स्क्वायर वेल पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, अट्रैक्टिव टाइप का पोटेंशियल यू आर। ठीक है, यू आर और आर में ग्राफ है दोस्तों, किसमें है यू आर और आर में ग्राफ। ठीक है, ग्राफ जैसे अपन बनाए तो ये इस हिसाब से ग्राफ आता है, और यहां से अपन स्पर्श रेखा खींचे तो ये आ गई। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, यू एन एल आर का ग्राफ है। किसका है, यू एन एल आर। और ये जो पॉइंट है जहां पे ये काट रहा है इसे अपन कहेंगे आर बराबर प्लस ए, यानी प्लस ए की डायरेक्शन में है। तो अपन इसे अपन बोलेंगे दोस्तों पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्कैटरिंग लेंथ। पॉजिटिव स्कैटरिंग लेंथ और बाउंड सिस्टम, किसकी, बाउंड सिस्टम की पॉजिटिव स्कैटरिंग लेंथ है। ठीक है, और एक जो दूसरी स्कैटरिंग लेंथ है जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्कैटरिंग लेंथ बोलते हैं। ये आ गया, और ये इसका ग्राफ है -v0, और उसमें ये ग्राफ ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, यू आर और आर में ग्राफ है। तो जैसे इसको अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ऐसे स्पर्श रेखा, तो ये कहाँ आके काटती है, यहाँ पर। तो इसको अपन बोलते हैं आर बराबर माइनस से, और नेगेटिव स्कैटरिंग क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्कैटरिंग लेंथ। और नेगेटिव स्कैटरिंग लेंथ का मतलब क्या है दोस्तों, अनबाउंड, क्या बोलेंगे, अनबाउंड सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको, अनबाउंड सिस्टम अपन बोलेंगे। केवल इसमें आपको क्या याद रखना है, केवल इतनी सी चीज याद रखना है कि स्कैटरिंग लेंथ होती है दो टाइप की, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। पॉजिटिव है उसको बाउंड सिस्टम बोलते हैं, और नेगेटिव वाली है उसको अनबाउंड सिस्टम अपन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, जो न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है दोस्तों, स्पिन डिपेंडेंस। स्पिन डिपेंडेंस नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। स्पिन डिपेंडेंस नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की स्पिन डिपेंडेंट नेचर ये दोस्तों है। तो अपन अभी फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, सिग्मा 0 इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर और ई अपॉन ई प्लस बी, जिसमें बी क्या है दोस्तों, बाइंडिंग एनर्जी है। बी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। बी बाइंडिंग एनर्जी है, और ई क्या है, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी। ये फॉर्मूला अभी अपन ने याद किया था। इफ ई इज वेरी स्मॉल, यदि इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी है बहुत छोटी है, देन सिग्मा 0 या सिग्मा नोट अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर। 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, के की वैल्यू पुट करेंगे अपन, और ये क्या हो जाएगा, ई अपॉन बी।
इंप्लाइज दैट 4 पाई के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, तो एम ई इंटू एच कट स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटू ई अपॉन बी, ठीक है, या ई बी, ई से ई कट हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 4 पाई एच कट स्क्वायर बटे एम इंटू बी सिग्मा जीरो। इसको आप याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जैसे ये कैलकुलेशन अपन करते हैं, यदि अपन बी की वैल्यू क्या ले लें, जो अपनी ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम की थी, कितनी थी, 2.223, ठीक है। इफ यदि अपन बाइंडिंग एनर्जी कितनी ले लें, बी बराबर 2.22 MeV लें, ठीक है, देन सिग्मा जीरो की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू आ जाएगी 2.3 बार, कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2.3 बार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले एग्जाम में पूछे आपको जाते हैं, ठीक है। ये तो क्या आ गई, ये तो है थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, बट एक्सपेरिमेंटली सिग्मा जीरो इक्वल्स टू कितना भाई, 20.36 बार, कितना भाई, 20.36। ये तो है एक्सपेरिमेंट, और ये क्या है, थ्योरेटिकल, यानी बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है, लार्ज डिसएग्रीमेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब कुछ न कुछ क्या है, गड़बड़ है, कि इतना ज़्यादा डिफरेंस तो आना ही नहीं चाहिए, एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल वैल्यू में नहीं आना चाहिए। तो दिस मीन्स large disagreement between calculated and observed वैल्यू, कि कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में क्या आ रहे हैं, लार्ज डिसएग्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सम एरर इन अजम्पशंस, जो अपन ने स्टार्टिंग में न्यूट्रॉन प्रॉब्लम की स्टडी करने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स माने थे, उसमें कुछ न कुछ क्या होगी, मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब इस अजम्पशन में क्या मिस्टेक होगी, इसको किसने सजेस्ट किया, तो देखिए विग्नर नाम का वैज्ञानिक था, किसने सजेस्ट किया, विग्नर, ब्राइट विग्नर था ना, तो विग्नर suggested that scattering occurs not only by triplet state 3s1 triplet state but also by सिंगल स्टेट, और सिंगल स्टेट कौन सी थी, 1s0, जिसको अपन ने काम की नहीं बताया था, अनअवेलेबल स्टेट बताई थी। लेकिन विग्नर ने क्या कहा कि भाई ये जो लार्ज डिसएग्रीमेंट आ रहा है, किसमें, क्रॉस सेक्शन में, ये 20.36 और ये 2.3, ये किसके कारण आ रहा है, इसके कारण आ रहा है। विग्नर सजेस्टेड दैट स्कैटरिंग ऑकर्स नॉट ओनली फॉर ट्रिपलेट स्टेट, यानी ट्रिपलेट स्टेट को अपन ने किससे डिनोट किया है, 3s1 से, बट आल्सो बाय सिंगलेट स्टेट और 1s0 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और इसके बाद में when unpolarized beam of neutrons is scattered with randomly
scattered with randomly oriented protons then different combination are possible. कैसे कैसे, कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे देखिए, sp स्पिन ऑफ प्रोटॉन है, sn स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, s बराबर 1 हो गया, और s बराबर 1 हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ms की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। क्या होगी, बराबर +1 0 और क्या होगी दोस्तों, -1। ठीक है, और यहाँ से अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल वेट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ s बराबर 0। यहाँ से sp ऊपर, sn क्या है, डाउन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है दोस्तों, s बराबर 0 है, और s बराबर 0 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ms की वैल्यू कितनी, एक ही वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से इन दोनों का मतलब क्या हो गया, ये मतलब हो गया कि स्टैटिस्टिकल वेट, इसमें तो 3 वैल्यू है और इसमें 1 वैल्यू है, तो इससे 3 गुना हो गया। स्टैटिस्टिकल वेट इज 3 टाइम्स टू दैट ऑफ s बराबर 0। स्टैटिस्टिकल वेट है वो 3 गुना है किससे, s बराबर 0 स्टेट से है। सो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या बना दिया उन्होंने, सिग्मा इक्वल्स टू 3/4 सिग्मा टी। ट्रिपलेट स्टेट के लिए कितना गुना, 3 गुना, कितना गुना, 3 गुना, और ये क्या 1/4 क्या हो जाएगा, सिग्मा एस। कि विग्नर के अकॉर्डिंग जो टोटल स्कैटरिंग है वो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। सिग्मा बराबर 3 टाइम्स है तो 3/4 सिग्मा टी, प्लस क्या आ गया दोस्तों 1/4 एस। एस सिग्मा एस का मतलब है सिंगलेट स्टेट के लिए, और सिग्मा टी का मतलब है क्या है, ट्रिपलेट स्टेट के लिए होना चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या कि सिग्मा अभी अपन ने निकाला है, सिग्मा की वैल्यू अभी अपन ने, चूंकि सिग्मा बराबर क्या है भाई 4πa², तो इसके लिए सिग्मा टी बराबर क्या हो जाएगा 4πat², ट्रिपलेट स्टेट के लिए, और सिग्मा एस सिंगलेट के लिए क्या हो जाएगा 4πas²। ठीक है, तो सिग्मा बराबर इसकी वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा टी की और सिग्मा एस की, तो क्या हो गया भाई, पहला आ जाएगा टर्म 3πat², और दूसरी क्या आ जाएगी +πas²। ये क्या है, at और as क्या है, स्कैटरिंग लेंथ, क्या है, स्कैटरिंग लेंथ। इंप्लाइज दैट सिग्मा बराबर क्या कॉमन आ गया भाई, पाई कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में 3at² + as², सिग्मा बराबर पाई 3at² + as का होल स्क्वायर। रफ एस्टीमेट अपन लगाएं तो क्या हो जाएगा, as अप्रोक्सीमेट कितना है 24.3 फेम्टोमीटर, और at बराबर कितना आ जाएगा 4.3 फेम्टोमीटर। ठीक है, और यहां से अपन कैलकुलेट करें तो अपना जो एग्रीमेंट है, ठीक है, वो ये हो जाएगा। नाउ द एग्रीमेंट विद ऑब्जर्व डाटा बिकम्स गुड। अपन ये लिख सकते हैं, नाउ द एग्रीमेंट, किसका एग्रीमेंट, क्रॉस सेक्शन, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का। नाउ द एग्रीमेंट अबाउट डाटा लेने के बाद में, ये करने के बाद में जो डिफरेंस था, जो लार्ज डिस्क्रिपेंसी आ रही थी, डिसएग्रीमेंट आ रहा था 2.3 बांड में और 22.36 बांड में, वो क्या हो गई, कुछ हद तक खत्म हो गई। तो नाउ द एग्रीमेंट विद ऑब्जर्व
नाउ द एग्रीमेंट विद ऑब्जर्व डाटा becomes गुड, हो गया, अच्छे हो गए। ठीक है, तो ये मतलब किसके बारे में था, स्पिन डिपेंडेंसी के बारे में दोस्तों ये चीज थी। ठीक है, और इसका मतलब एक्सपेरिमेंट से क्या योगदान हुआ, तो अपन पढ़ते हैं ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, उनकी एक्सप्लेनेशन भी इसी के बेसिस पे अपन करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट अपना जो हेडिंग है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ स्पिन डिपेंडेंस नेचर। स्पिन डिपेंडेंस नेचर का क्या है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ स्पिन डिपेंडेंस नेचर। सबसे पहले अपन बात करें ऑर्थो का मतलब दोनों पैरेलल, ऑर्थो एंड पैरा, एक अप और दूसरा क्या है डाउन। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन क्या है। ऑर्थो का मतलब क्या है, ऑर्थो की अपन बात करें तो स्पिन्स ऑफ प्रोटॉन इन टू हाइड्रोजन, spins of proton in two hydrogen atoms are parallel, कि हाइड्रोजन के दो एटम हैं और उनमें स्पिन जो प्रोटॉन का है वो क्या है दोस्तों, पैरेलल है। कैसे कि ये P प्रोटॉन, ये P और ये दोनों क्या है, एक एंटिटी बन गए और ये दोनों क्या है, पैरेलल, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ऑर्थो हाइड्रोजन। स्पिन्स ऑफ प्रोटॉन इन टू हाइड्रोजन एटम्स आर पैरेलल। ठीक है, और पैरा किसको कहेंगे अपन, पैरा तो अपन क्या कहेंगे, स्पिन्स ऑफ प्रोटॉन्स इन टू हाइड्रोजन एटम्स आर एंटी पैरेलल। क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन, दोनों एक एंटिटी, एक अप और दूसरा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए सिग्मा पैरा और सिग्मा ऑर्थो के लिए जो अपना क्रॉस सेक्शन है वो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको अपन को ध्यान में रखना है। तो सिग्मा और पैरा, सिग्मा पैरा के लिए तो क्या हो जाएगा, 6.69 380 प्लस AS का होल स्क्वायर, 380 प्लस AS का होल स्क्वायर। ये किसके लिए हो जाएगा, सिग्मा पैरा हाइड्रोजन के लिए 380 प्लस AS का होल स्क्वायर, और सिग्मा ऑर्थो बराबर क्या हो जाएगा, 6.69 एंटी पैरेलल है तो 380 प्लस AS का होल स्क्वायर प्लस 280 माइनस AS का होल स्क्वायर प्लस 1.74 और 80 माइनस AS का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा पैरा 6.69 380 प्लस AS का होल स्क्वायर, सिग्मा ऑर्थो 6.69 380 प्लस AS का होल स्क्वायर प्लस 280 माइनस AS का होल स्क्वायर प्लस 1.74 80 माइनस AS का होल स्क्वायर। ठीक है, इफ AT बराबर AS, AT का मतलब है ट्रिपलेट स्टेट के लिए और AS का मतलब है सिंगलेट स्टेट के लिए।
तो फॉर ए पर्टिकुलर केस, तो सिग्मा पैरा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 बांड्स। कितनी आ जाएगी, 4 बांड्स, 4 बांड्स। और सिग्मा ऑर्थो की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 125 बांड्स। कितनी आ जाएगी, 125 बांड आ जाएगी। यानी सिग्मा ऑर्थो का मान नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा पैरा होगा। यानी हाइड्रोजन की अपन बात करें कि दोनों क्या हैं, अलग अलग है। दोनों क्रॉस सेक्शन क्या है, ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए और पैरा हाइड्रोजन के लिए दोनों वैल्यू क्या है दोस्तों, अलग अलग है। एक में पैरेलल हैं दोनों और एक दूसरे में क्या है, एंटी पैरेलल है। इसका मतलब स्पिन ओरिएंटेशन पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्पिन ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब दैट इज एनपी स्कैटरिंग इज, यहां से क्या कंक्लूजन निकला, दैट इज न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग इज, दैट इज एनपी स्कैटरिंग इज स्पिन डिपेंडेंट। क्या है दोस्तों, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग है वो क्या है, स्पिन डिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये किसकी अपन बात करते हैं, लो एनर्जी स्कैटरिंग में। और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है किसका, लो एनर्जी स्कैटरिंग, एनपी स्कैटरिंग का, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन की कंसेप्ट है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हाई एनर्जी स्कैटरिंग। हाई एनर्जी स्कैटरिंग किसकी बात करते हैं, हाई एनर्जी स्कैटरिंग अब की बात अपन करते हैं। एक्सचेंज नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, क्या है, एक्सचेंज नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। कि न्यूक्लियर फोर्सेस की क्या है दोस्तों, एक्सचेंज नेचर है। एक्सचेंज नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ये इस बुक का, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स का फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टॉपिक है। इसका एक वीडियो इस चैप्टर का, इस बुक का अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए करेंगे और अपनी ये यूनिट है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें वी हैव टू फैक्ट्स, अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आपके पास में दो चीजें हैं। नंबर 1 क्या है, कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर। और अपन ने 12वीं क्लास का जो चैप्टर पढ़ा दिया है मैंने, अपनी वीडियो में ही है, चैनल पे ही है, यूट्यूब चैनल पे, वहाँ अपन ने डिस्कस किया है कि जो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इतनी ज़्यादा डेंसिटी दुनिया में किसी भी चीज़ की नहीं है, केवल स्टार ड्वार्फ्स कि मतलब जो सफ़ेद जो बादल होते हैं उनकी डेंसिटी इतनी है। और इतनी डेंसिटी जो न्यूक्लियर फोर्सेस की होती है वो इस बात की द्योतक होती है कि न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनकी सेचुरेशन प्रॉपर्टी को करती हैं। सेचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी नाभिक में यदि न्यूक्लियॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यूनिफॉर्मली या कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो सबसे पहले न्यूक्लियॉन अपने पड़ोसी न्यूक्लियॉन से क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, इसके बाद में दूसरे से इंटरेक्शन करेगा। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इतनी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर सेचुरेशन, या न्यूक्लियर फोर्सेस आर सेचुरेटिव प्रॉपर्टीज, या न्यूक्लियर फोर्सेस हैव सेचुरेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेकेंड जो फैक्ट है वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन B/A इज कांस्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई। कि मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, बीच में नियत है, कांस्टेंट है। और कितनी है, लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
अब देखो क्या बात है कि ये दो फैक्ट अपन बातें, वी हैव टू फैक्ट्स अबाउट द न्यूक्लियस, ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें। अब अपन इसके आगे चर्चा कर रहे हैं। देखिए फैक्ट को जानने के बाद में पहला तो क्या है कि न्यूक्लियर जो मैटर है या न्यूक्लियर किसी भी नाभिक की अपन बात करें उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई है, जो बीच वाले जो न्यूक्लियाई है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व से आपने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व को अपन देखते हैं तो कर्व कैसे अपन को मिलता है इस हिसाब से। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये ग्राफ आता है। तो यहां से देखिए क्या है, इफ द फोर्सेस between nucleons, if the forces between nucleons were या where nucleons were always attractive inside the nucleus, then nucleus would have collapsed, खत्म हो जाएगी, would have collapsed, therefore the force between nucleons must be repulsive at some distance, ठीक है। if the force between nucleons were always attractive, always हमेशा अट्रैक्टिव ही माना अपन ने, न्यूक्लियर always attractive inside the nucleus, then nucleus would have collapsed, खत्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है, would have collapsed, therefore the force between nucleons must be क्या होने चाहिए, रिपल्सिव नेचर के भी होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, also in liquid and solid, we see that they have long range attraction and short range repulsion, ये भी आपका ट्रू फॉल्स वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ सकता है कि लिक्विड एंड सॉलिड में भी अपन ये देखते हैं कि लॉन्ग रेंज जो फोर्सेस होती है वो अट्रैक्शन होते हैं और रिपल्सन की क्या होती है, शॉर्ट रेंज होती है। क्या होती है, शॉर्ट रेंज होती है, ठीक है। अब अपन हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए फॉर H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर H2 मॉलिक्यूल कोवलेंट bond is formed by exchange of electrons between two atoms, क्या है, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और यहां से क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है। सिमिलर एनालॉजी कैन बी अप्लाइड फॉर
एनालॉजी अप्लाइड फॉर न्यूक्लियर सिस्टम। कि फोर्स अट्रैक्शन का भी होगा, न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव नेचर के भी होते हैं और दोस्तों रिपल्सिव नेचर के भी होते हैं, ये अपन इसमें कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एक्सचेंज ऑपरेटर हैं जो अपन कर लेते हैं डिस्कस, जो हाई एनर्जी स्कैटरिंग में ही है। हेडिंग है अपना एक्सचेंज ऑपरेटर। न्यूक्लियर फोर्सेस की हैं एक्सचेंज ऑपरेटर। एक्सचेंज ऑपरेटर एक्सचेंज ऑपरेटर क्या करते हैं? सबसे पहला जो एक्सचेंज ऑपरेटर है उसका नाम है मेजोरोना, MAJO, मेजोराना ऑपरेटर। और इसको डिनोट अपन किससे कर रहे हैं? PM। P ऑपरेटर को डिनोट कर रहा है और M मेजोराना को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मेजोराना क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ टू न्यूक्लियन, एक्सचेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ टू न्यूक्लियन, दो न्यूक्लियन की पोजीशन को एक्सचेंज करने का काम किसका है? मेजोराना का है। कैसे? जैसे किसी न्यूक्लियन के लिए अपन वेव फंक्शन डिनोट करें तो R, P, सिग्मा और टो, ये क्या है? ये है वेव फंक्शन है। और R इसमें किसको शो कर रहा है? पोजीशन को। ठीक है, P किसको शो कर रहा है भाई? मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को। सिग्मा किसको शो कर रहा है भाई? स्पिन को। और टो किसको? टाइम पीरियड नहीं, आइसो स्पिन को। किसको शो कर रहा है? आइसो स्पिन को। ठीक है, तो यदि मेजोराना ऑपरेटर अपन लगाते हैं, कैसे लगाएं देखिए, PM साई। ठीक है, और दो न्यूक्लियन की अपन बात कर रहे हैं तो दो के लिए पैरामीटर लिखने पड़ेंगे अपन को। तो पहले के लिए R1, P1, ठीक है, सारे इसमें है, सिग्मा 1 और टो 1, ये तो हो गया पहले पार्टिकल के लिए। और दूसरा पार्टिकल क्या है? R2, P2, सिग्मा 2 और टो 2। इस पे अपन ने क्या कर दिया? ऑपरेट कर दिया। किसको? PM का मतलब है मेजोराना ऑपरेटर को मैंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ये टू न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन की पैरामीटर और ये क्या है? दूसरे न्यूक्लियन के पैरामीटर, और इस पे अपन ने ऑपरेटर को एक्सचेंज कर दिया। तो क्या आ जाएगा? R1 की जगह तो R2 आ जाएगा और R2 की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों? R1 आ जाएगा। यानी पोजीशन क्या हो जाएगी? एक्सचेंज हो जाएगी। तो साई बराबर क्या हो जाएगा? R2, P1, सिग्मा 1 और टो 1, और ये क्या हो जाएगा? R1, P2, सिग्मा 2 और क्या हो जाएगा? टो 2। ये कौन सा ऑपरेटर है? मेजोराना। क्या है दोस्तों? मेजोराना ऑपरेटर। किस किस में? केवल पोजीशन एक्सचेंज हो गई। केवल क्या होगी दोस्तों? पोजीशन एक्सचेंज हो गई है। और ये क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स का मेजोराना ऑपरेटर है, जो केवल क्या चेंज करता है? केवल पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है, दूसरे नंबर का जो ऑपरेटर है उसे अपन कहेंगे ब्रेटलेट। क्या कहेंगे? ब्रेटलेट ऑपरेटर। ब्रेटलेट ऑपरेटर। ठीक है, और इसे अपन किसे डिनोट करेंगे? PB। और ये क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ स्पिन ओरिएंटेशन। क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ स्पिन ओरिएंटेशन। क्या करता है दोस्तों? स्पिन ओरिएंटेशन को क्या कर देता है? एक्सचेंज कर देता है। वही बात PB साई, दो न्यूक्लियन है, R1, सिग्मा 1, R1, P1, सिग्मा 1 और टो 1। दूसरे न्यूक्लियन की R2, P2, सिग्मा 2 और टो 2। और जैसे ही ये ऑपरेटर इस पे ऑपरेट हुआ तो क्या कर देगा? स्पिन को एक्सचेंज कर देगा। अब की बार किसको? स्पिन को। तो साई R1, P1 और यहाँ क्या आ जाएगा? सिग्मा 2 और टो 1। क्या आ जाएगा? टो 1 आ गया। और यहाँ
R2 P2 और सिग्मा 1 और क्या आ जाएगा टो 2। कहने का मतलब इसने क्या किया, सिग्मा 1 को सिग्मा 2 की जगह और सिग्मा 2 को सिग्मा 1 को किसकी जगह कर दिया, सिग्मा 2 की जगह एक्सचेंज कर दिया। यानी स्पिन को क्या कर दिया दोस्तों, इसने एक्सचेंज कर दिया। और तीसरा जो ऑपरेटर है उसे अपन क्या कहेंगे, हाइजेनबर्ग ऑपरेटर। क्या कहेंगे दोस्तों, हाइजेनबर्ग ऑपरेटर, जिसको अपन PH से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, PH से डिनोट करेंगे। ये क्या करेगा, इन दोनों का काम अकेला ही कर देगा, यानी पोजीशन को भी एक्सचेंज कर देगा और स्पिन को भी क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा। तो अपन क्या लिखेंगे, एक्सचेंज ऑफ पोजीशन एंड स्पिन कोऑर्डिनेट्स बोथ, कि एक्सचेंज ऑफ स्पिन एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट बोथ। कैसे, देखिए PH को अपन अप्लाई कर रहे हैं, PH कहां पर, साई, पहले R1 P1 सिग्मा 1 और टो 1, एक न्यूक्लियन के लिए कह दिया अपन ने, ठीक है। दूसरे के लिए R2 P2 सिग्मा 2 और क्या कर दिया, टो 2। और ये अपन ऑपरेट कर रहे हैं PH, ठीक है। तो PH जब ऑपरेट कर रहे हैं तो ये पोजीशन को भी चेंज कर देगा और स्पिन को, तो क्या आ जाएगा, साई R1 की जगह आ जाएगा R2 P1 सिग्मा 1, सिग्मा भी चेंज कर देगा तो सिग्मा 2, R2 आ गया और सिग्मा 2 आ गया, तो R2 P1 सिग्मा 2 और क्या आ जाएगा, टो 1 सॉरी। और दूसरे का क्या हो जाएगा, R1 P2 सिग्मा 1 और क्या आ जाएगा, टो 2। ये इस पे ऑपरेट कर देगा। तो आपने देखा ये क्या करता है, केवल पोजीशन को, मेजरना क्या करता है, केवल पोजीशन को चेंज करता है, ब्रेटलेट क्या करता है, केवल स्पिन को चेंज करता है, और हाइजेनबर्ग जो दोस्तों ऑपरेटर है वो पोजीशन को भी चेंज कर देता है और स्पिन को भी क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। इन तीनों ऑपरेटर को अपन देखें ध्यान से, तो देखिए कि क्या है, these operator satisfy the condition, satisfies the condition। क्या है भाई, PH को अपन क्या लिख सकते हैं, PH में देखिए पोजीशन भी चेंज हो रही है और स्पिन भी चेंज हो रही है, और इसमें केवल पोजीशन और इसमें केवल स्पिन, तो अपन क्या लिख सकते हैं, PB यानी PM मेजरोना और PB। पहले आप स्पिन को एक्सचेंज कर दो या पहले पोजीशन को एक्सचेंज कर दो फिर स्पिन को एक्सचेंज कर दो, तो ये तो पोजीशन को एक्सचेंज कर देगा, ये दोस्तों PB क्या कर देगा, इसको चेंज कर देगा। या पहले आप स्पिन को चेंज कर दो और उसके बाद में क्या कर दो, पोजीशन को चेंज कर दो, तो भी एक ही बात है। तो ये एक तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। या सबका स्क्वायर कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, PM का स्क्वायर मेजरोना का ऑपरेटर का स्क्वायर, PB ब्रेटलेट का स्क्वायर, ठीक है, और PH का स्क्वायर, इन सब का मान कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। यानी अपन ये कह सकते हैं दे हैव, यहां से जो तीनों ऑपरेटर हैं दे हैव आइगन वैल्यू, दे हैव आइगन वैल्यू आइदर +1 और -1, क्योंकि PM स्क्वायर, तो P स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, +-1, M ऊपर लगा दो ऐसे ही, तो आइगन वैल्यू या तो +1 आएगी या क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए टू अबव we must add some non-exchange to above we must add, या इसको रहने दो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि पोटेंशियल जो है इन तीनों का, V जो पोटेंशियल होगा वो विग्नर R, ठीक है, फिर मेजरोना VMR मेजरोना ऑपरेटर के कारण, फिर ब्रेटलेट के कारण R,
और फिर क्या हो जाएगा VH, हाइजेनबर्ग के कारण। इस हिसाब से क्या बन जाता है, पोटेंशियल बन जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी पोटेंशियल कॉल्ड विग्नर पोटेंशियल। इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, विग्नर पोटेंशियल कहा जाता है। विग्नर पोटेंशियल क्या कहा जाता है, विग्नर पोटेंशियल। टू अबाउ वी मस्ट ऐड सम नॉन एक्सचेंज टाइप ऑर्डिनरी पोटेंशियल कॉल्ड विग्नर पोटेंशियल। भाई ये तीनों तो अपन ने पढ़ा है भाई, मेजोरिना, ब्रेटलेट और VH, और इसमें एक पोटेंशियल और ऐड हो गया जिसको अपन ने क्या कहा है, विग्नर पोटेंशियल। क्या कहा है, विग्नर पोटेंशियल इसको अपन ने और कहा है, ठीक है ना। एक्सचेंज टाइप, नॉन एक्सचेंज टाइप, ये जो विग्नर पोटेंशियल है ये क्या है दोस्तों, नॉन एक्सचेंज टाइप पोटेंशियल, याद रखोगे। बाकी ये तीन तो क्या है, एक्सचेंज टाइप पोटेंशियल है कि भाई इसमें पोजीशन एक्सचेंज हो रही है, इसमें स्पिन हो रहा है, इसमें पोजीशन और स्पेस दोनों चेंज हो रहा है। लेकिन एक पोटेंशियल ऐसा भी है जिसमें किसी प्रकार की कोई भी चीज़ एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो उसको अपन दोस्तों क्या कहते हैं, विग्नर पोटेंशियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विग्नर पोटेंशियल कहा जाता है। टोटल पोटेंशियल है वो विग्नर पोटेंशियल, मेजोरिना पोटेंशियल, ब्रेटलेट पोटेंशियल और हाइजेनबर्ग पोटेंशियल के योग के बराबर होता है, जो अपन को दोस्तों याद रखना है। और ये जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स आज इसी लास्ट वीडियो के साथ में दोस्तों ख़त्म हुई। इसकी अपन एक न्यूमेरिकल क्लास ले लेंगे और उसके बाद में अपन नई यूनिट नई बुक के साथ में स्टार्ट करेंगे। लगभग अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स खत्म हो गई। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को अपन ने पढ़ लिया, क्वांटम फिजिक्स को दोस्तों अपन ने पढ़ लिया, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स को भी अपन ने पढ़ लिया है। इसमें दो यूनिट हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स और एक थर्मोडाइनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल। इन दोनों चैप्टरों को मैं पहले आपको यूजी अंडर ग्रेजुएट की इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे अपन ने 12वीं लेवल की इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ ली 12वीं के चैप्टर में, फिर अब अपन अंडर ग्रेजुएशन की जो इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी उसको पहले पढ़ेंगे, और जैसे ही वो खत्म हो जाएगी उसके कंटिन्यूअस अपन पीजी की इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से कुछ चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा। बीच में से यदि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, इसलिए पहले उनको अपन वो पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन अपनी पीजी की यूनिट पढ़ेंगे। और क्वांटम की यूनिट जो अपनी ख़त्म हो गई है, होने ही वाली है, अंडर ग्रेजुएशन की क्वांटम की जो यूनिट है वो अपनी ख़त्म होने वाली है, तो उसका कुछ पोर्शन इसमें है, ठीक है। एटॉमिक मोलिकुलर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स नाम से है, जिसमें अपन जीमान इफेक्ट, फासन इफेक्ट, वो अपन उस क्वांटम मैकेनिक्स जो अपनी अंडर ग्रेजुएट है उसके साथ में दोस्तों अपन क्या कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भेजिए, शेयर कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि इसमें यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि और निखार आ सके। आज के लिए इतने, थैंक्स।